नमस्कार साथियों, मैं यूएस चारण हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम पर आधारित राजस्थान सामान्य ज्ञान सीरीज का हमारा राजस्थान भाग फर्स्ट का ये तीसरा वीडियो है। आशा है आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंतिम भाग में वस्तुनिष्ठ अर्थात MCQ प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे जो आप लोगों के लिए काफी लाभकारी होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में कि कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हम राजस्थान या इतिहास को जाना जा सकता है। इतिहास को जानने के अनेक स्रोत हैं जिन्हें मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया गया है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान और घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान और घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्रियां शामिल है। तो पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या सम्मिलित है? अभिलेख सम्मिलित है, मुद्रा सम्मिलित है, स्मारक सम्मिलित है, कलाकृतियां और उत्खनन से प्राप्त सामग्रियां सम्मिलित है। इनमें से हम कुछ के बारे में यहाँ बात भी करेंगे विस्तृत वर्णन इनका हम देखेंगे। यहाँ पर इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रामाणिक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में की गई। 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया। सबसे पहले बात करेंगे हम अभिलेख के बारे में। अभिलेख शिलालेखों अर्थात पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं अर्थात पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। अभिलेख विविध भाषाओं में गद्य व पद्य दोनों ही शिलाओं में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटनाओं की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन आदि की जानकारी भी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है, जैसे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति। घटिया प्रमुख अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। नगरीय अभिलेख, कंसवा अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नानसा और बरनाला यूप स्तंभ लेख, सामोली शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। घटियाला अभिलेख प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौहानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन है। चिरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। बिजोलिया शिलालेख, यह बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के समीप एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। यह विक्रम संवत 1226 फरवरी 1170 ईस्वी का है। इसमें सांभर और अजमेर के चौहान वंश के शासकों का उल्लेख मिलता है। इसमें चौहानों को वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया है। इस लेख को दिगंबर जैन श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड के निर्माण की स्मृति में लगाया था। इस शिलालेख के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। बिजोलिया प्रशस्ति का रचयिता गुणभद्र था। इससे कई स्थानों के प्राचीन नामों की जानकारी भी मिलती है। जाबालीपुर, जालोर, साकंबरी, सांभर, श्रीमाल, भीनमाल, विंध्यवली, बिजोलिया, मंडलकर, मांडलगढ़ के नाम से जाने जाते थे। इस लेख के अनुसार साकंबरी के चौहान राज्यों की स्थापना चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में की थी तथा सांभर झील का निर्माण करवाया था। यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर के काल का है। कब का है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर के काल का है।
नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति। यह प्रशस्ति लेख आबू के पास देलवाड़ा गांव के नेमिनाथ मंदिर में, जिसे मंदिर के निर्माता तेजपाल द्वारा लगवाया गया था। इस प्रशस्ति में आबू, मारवाड़, सिंध, मालवा और गुजरात के कुछ क्षेत्रों पर शासन करने वाले परमार वंशी राजाओं की उपलब्धियों के साथ साथ वस्तुपाल और तेजपाल के वंशों का भी विवरण मिलता है। धारावर्ष आबू के परमारों में बड़ा प्रसिद्ध और पराक्रमी शासक था। यह लेख विक्रम संवत 1287 अर्थात 1230 ईस्वी का है। इस प्रशस्ति की रचना सोमेश्वर देव यानी शुभचंद्र ने की और उसे सूत्रधार चंडेश्वर ने खोदा। बड़वा यूप अभिलेख सन 181 ईस्वी। कोटा जिले के बड़वा गांव में विक्रम संवत 238 और कृत संवत 295 के 3 यूप अभिलेख मिले हैं। इसमें मोखरी वंश के शासकों का वर्णन मिलता है। इसमें मोखरी सेनापति बल के तीनों पुत्रों के यज्ञ संपादन का उल्लेख है। इस यूप अभिलेख से देश में बुद्ध धर्म की अवनति एवं हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के संधि काल में यज्ञादि के पुनरारंभ की जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख में कृत संवत का उल्लेख किया गया है। यह मोखरी वंश के शासकों का सबसे पहला व प्राचीन अभिलेख है। यह एक स्तंभ युग पर उत्कीर्ण है। कुंभलगढ़ की प्रशस्ति राजसमंद 1460 ईस्वी। इसका प्रशस्तिकार कवि महेश था। इसमें प्रयुक्त लिपि देवनागरी व भाषा संस्कृत है। पहली शिला में 68 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 68। एकलिंग जी के मंदिर तथा कुटिला नदी के वर्णन में बड़ी स्वाभाविकता है। दूसरी शिला में चित्रांग ताल, चित्तौड़गढ़ दुर्ग तथा चित्तौड़ का वैष्णव तीर्थ होने का वर्णन मिलता है। इस लेख में बप्पा रावल को विप्रवंशी ब्राह्मण बताया गया है। यह मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली को विशुद्ध रूप से जानने का महत्वपूर्ण साधन है। तो ये किसका उल्लेख था? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। चीरवे का शिलालेख। यह उदयपुर के चीरवा गांव के मंदिर के बाहरी द्वार पर लगा हुआ है। इसमें मेवाड़ के गुहिल वंशी राणाओं की महाराणा समर सिंह के समय तक की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। यह लेख विक्रम संवत 1330 अर्थात 1273 ईस्वी का है। इस लेख में एकलिंग जी के अधिष्ठाता पाशुपत योगियों और मंदिर की व्यवस्था का उल्लेख है। भुवन सिंह सूरी के शिष्य रतन प्रभ सूरी, नाम क्या है? रतन प्रभ सूरी ने इसकी रचना की और उनके शिष्य पार्श्वनाथ ने इसे सुंदर लिपि प्रदान की। शिल्पी दैलहन ने इसे दीवार पर लगाया। श्रृंगी ऋषि शिलालेख। यह संस्कृत भाषा में है। इसमें मेवाड़ के महाराणाओं हमीर, क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह और मोकल की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। यह लेख विक्रम संवत 1485 का है अर्थात 1428 ईस्वी का है। रणकपुर प्रशस्ति जो पाली में है 1400 रणकपुर प्रशस्ति 1496 विक्रम संवत की है अर्थात 1439 ईस्वी की है। 47 पंक्तियों का यह लेख है। रणकपुर के चौमुखा मंदिर के एक स्तंभ में लगे हुए पत्थर पर उत्कीर्ण है। इसमें संस्कृत भाषा और नागरी लिपियों का प्रयोग किया गया है। इसमें बापा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक के बहुत से शासकों का उल्लेख मिलता है। तो रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर जो पाली में है वहां चौमुखा मंदिर में यह प्रशस्ति लगी हुई है। किस काल की है? तो विक्रम संवत से अगर देखें तो 1496 की है और ईस्वी सन से अगर देखें तो 1439 की है। कितनी पंक्तियां हैं? तो 47 पंक्तियां हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ की कई शिलाओं पर उत्कीर्ण श्लोकों को सामयिक रूप से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। इसमें मेवाड़ के शासकों का विशेषतः महाराणा कुंभा के समय की जानकारी मिलती है। यह विक्रम संवत 1517 यानी 1460 ईस्वी का है। इसके प्रशस्तिकार कवि अत्रि थे, लेकिन इनका निधन हो जाने के कारण इनके पुत्र कवि महेश भट्ट ने इसे पूरा किया, जिसका उल्लेख इस प्रशस्ति में ही मिलता है। इसमें राणा कुंभा की उपलब्धियों और उनके ग्रंथों का उल्लेख भी मिलता है। इस प्रशस्ति में महाराणा कुंभा के चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका और संगीत राज आदि ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। और इस प्रशस्ति में महाराणा कुंभा को महाराजा धीराज, अभिनव भट्टाचार्य, ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किसको जाना जाता है? तो महाराणा कुंभा को। हिंदू सुल्तान, राय रायन, राणा रासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु और सेल गुरु जैसी उपाधियों से महाराणा कुंभा को इस प्रशस्ति में पुकारा गया है।
मंडोर का शिलालेख जोधपुर में। मंडोर की एक बावड़ी में शिला पर उत्कीर्ण इस लेख में 685 ईस्वी के आसपास विष्णु व शिव की पूजा पर प्रकाश पड़ता है। मंडोर का शिलालेख 837 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासक बाउक ने खुदवाया था। इसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों की वंशावली तथा विष्णु और शिव पूजा के बारे में जानकारी मिलती है। ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज प्रथम की देन है। यह संस्कृत में उत्तरी ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। इस पर कोई तिथि अंकित नहीं है, परंतु अनुमानतः यह 880 ईस्वी के लगभग की है। इस लेख का लेखक भट्ट धनिक का पुत्र बालादित्य है। इससे गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली व उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। चिकली ताम्रपत्र, यह 1483 ईस्वी का है। इससे किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का पता चलता है। हर्षनाथ की प्रशस्ति, यह 973 ईस्वी अर्थात विक्रम संवत 1030 की है। इसमें हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। इसमें चौहानों का वंशक्रम एवं उनकी उपलब्धियों, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व गुरु का उल्लेख भी मिलता है। तो क्या क्या मिलता है इसमें? चौहानों के वंशक्रम का उल्लेख मिलता है, चौहानों की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है और पाशुपत संप्रदाय के जो गुरु थे विश्वरूप, नाम क्या था? विश्वरूप, उनका उल्लेख भी इस प्रशस्ति में मिलता है। और हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अल्लट ने, इसका उल्लेख भी इसमें मिलता है। चौहान शासक विग्रह राज के समय की है। किन चौहान शासक के समय की है? तो विग्रह राज के समय की है। इसमें वागड़ को वारगट कहा गया है। क्या कहा गया है? वारगट। रायसीन प्रशस्ति अर्थात बीकानेर का इतिहास। बीकानेर दुर्ग के पार्श्व पर लगी यह प्रशस्ति बीकानेर नरेश रायसिंह के समय की है। यह संस्कृत भाषा में है। इसमें बीकानेर के राठौड़ राजाओं बीका से रायसिंह तक की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। यह लेख विक्रम संवत 1650 अर्थात 1594 ईस्वी की है। इसके रचयिता जैतार है। तो बीकानेर से संबंधित है रायसिंह प्रशस्ति, भाषा संस्कृत है, राठौड़ राजाओं का इसमें उल्लेख मिलता है। किनके समय की है? तो बीकानेर महाराजा रायसिंह के समय की है। आमेर का लेख, यह आमेर के कछवाहा राजवंश से संबंधित है। इसमें कछवाहा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। तो कछवाहा शासकों को रघुवंश तिलक किस लेख में कहा गया है? तो आमेर के लेख में। इसमें पृथ्वी सिंह, भारमल, भगवंत दास और मानसिंह का उल्लेख है। यह संस्कृत भाषा में है और इसकी लिपि जो है वो नागरी है। यह लेख विक्रम संवत 1669 का है अर्थात 1612 ईस्वी का है। राज प्रशस्ति, यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने राजसमंद नामक झील के किनारे इसका निर्माण करवाया था, जिसे 9 चौकी के पाड़ के नाम से भी जाना जाता है। इस राज प्रशस्ति महाकाव्य की रचना 25 शिलाओं पर रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत भाषा में की थी। इसमें कुल 106 श्लोक है। तो राज प्रशस्ति महाकाव्य है, कितनी शिलाओं पर है? 25 शिलाओं पर। रचना किसने की? रणछोड़ भट्ट ने की। किस भाषा में की? संस्कृत भाषा में की। कुल कितने श्लोक है? तो 106 श्लोक है। कहाँ है? नौचौकी की पाड़ पर। ये नौचौकी की पाड़ कहाँ है? राजसमंद झील का किनारा है। कहाँ है ये? राजसमंद जिले में है। किनके समय की है? तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय की है। क्या विशेषता है? यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इसकी प्रत्येक पट्टिका के प्रारंभ में पद्यों में देव स्तुति दी गई है और फिर मेवाड़ राजवंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। इस प्रशस्ति से 17वीं शताब्दी के इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसमें महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है। कौन सी संधि का उल्लेख है? मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख है। लेकिन इसका ऐतिहासिक उपयोग जगत सिंह और राज सिंह के काल के लिए अत्यधिक है, क्योंकि प्रशस्तिकार उनके समय तक जीवित था। यह प्रशस्ति विक्रम संवत 1732 यानी 1676 ईस्वी की है। फारसी अभिलेख, फारसी शिलालेख। फारसी का सबसे पुराना लेख अजमेर के 2.5 दिन के झोंपड़े के गुंबज की दीवार के पीछे लगा हुआ है। यह लेख 1200 ईस्वी का है। इसमें उन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख है जिनके निर्देशन में मस्जिद का निर्माण कार्य करवाया गया। चित्तौड़ में सुल्तान गयासुद्दीन का लेख मिला है, जो संभवतः 1321 से 1325 ईस्वी का माना गया है। चित्तौड़ में 1325 ईस्वी का एक लेख जो धाईबी पीर की दरगाह में मिला है। दरगाह का नाम क्या है? धाईबी पीर की दरगाह में एक लेख मिला है और इसमें चित्तौड़ का नाम खिजराबाद अंकित किया गया है। पुष्कर के जहांगीर महल का लेख जो कि 1615 ईस्वी का है, इसमें राणा अमर सिंह पर
जहांगीर की विजय का उल्लेख है। इस घटना की पुष्टि 1637 ईस्वी के शाहजहानी मस्जिद अजमेर के लेख द्वारा होती है। कोटा जिले के शाहाबाद लेख जो कि 1679 ईस्वी का है, इसमें औरंगजेब के समय में वसूल किए जाने वाले विभिन्न करों की जानकारी मिलती है। तारागढ़ का सैयद हुसैन की दरगाह का लेख, यह 1813 ईस्वी का है। इसमें राव गुमानजी सिंधिया, नाम क्या है? राव गुमानजी सिंधिया, वह मराठों की धार्मिक सहिष्णुता का पता लगता है। तो किस लेख से पता लगता है? सैयद हुसैन की दरगाह के लेख से पता लगता है। तो इस तरह से कुछ लेखों का उल्लेख था जो कि इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत है। अब बात करते हैं स्मारकों की। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग प्रमुख है। इनमें चित्तौड़गढ़, जालोर, गागरों, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण है। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद का मतलब महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक है। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी करवाते हैं। आहत मुद्राएं। पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन भारत में 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व गंगा सिंधु मैदान में महाजनपद काल में था। बैराठ के उत्खनन में एक कपड़े में बंधी हुई चांदी की 8 मुद्राएं प्राप्त हुई। सांभर के उत्खनन में 6 पंचमार्क, रेड के उत्खनन में 3075 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं एवं रंगमहल में भी आहत मुद्राएं आदि प्राप्त हुई है। जैसलमेर में तांबे का सिक्का प्रचलन में था, जिसे डोडिया या डोलिया के नाम से जाना जाता था। यह सिक्का इतना छोटा था कि इसका प्रयोग कोडियों की भांति किया जाता था। इसका प्रयोग कैसे होता था? कोडियों की भांति। जयपुर के कछवाहा नरेशों ने मुगल काल में झाड़शाही सिक्के चलाए। झाड़शाही सिक्के कहाँ के थे? जयपुर के। और इनका वजन कितना था? 1 तोला के बराबर था। ब्रिटिश काल में चांदी के कलदार सिक्के के प्रचलन से स्थानीय सिक्के बंद हो गए। मेवाड़ में कई स्थानों पर हूणों द्वारा प्रचलित चांदी व तांबे के गधिया सिक्के मिले हैं। मेवाड़ में मिले हैं। चलाता कौन था? हूण चला। हूण शासकों द्वारा प्रचलित थे चांदी और तांबे के गधिया सिक्के, जो क्षत्रप एवं परिहार शासकों के सिक्कों के चिन्हों को पतला कर बनाए गए थे, जिसमें चिन्ह का अंकन स्पष्ट नहीं हो सकता और गधे के मुंह जैसा दिखाई देता है। इस कारण गधिया सिक्के के नाम से जाना जाता है। ऐसे गधिया सिक्के त्रिभुवनगिरी, सिरोही, रैणी व नर्बद आदि जगहों पर प्राप्त हुए हैं। मेवाड़ के सिक्के। मेवाड़ के सिक्कों को चित्तौड़ी, ढींगला, त्रिशूलिया, भिलाड़ी, उदयपुरी, मुगली सिक्का एलची, चांदोड़ी, स्वरूप शाही, फतेह शाही, भोपाल शाही, शाह आलमी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर के महाराजा विजय सिंह, जिनका काल 1752 से 1793 ईस्वी तक था, इन्होंने सर्वप्रथम मुगल बादशाह शाह आलम से आज्ञा लेकर सोने, चांदी और तांबे के विजयशाही सिक्के चलाए। तो विजयशाही सिक्कों का संबंध किससे है? जोधपुर से। सोजत के टकसाल के सिक्के लिल लुलिया व लल्लू शाही सिक्के कहलाते थे। सोजत के टकसाल से बनने वाले सिक्कों पर श्री माताजी और श्री महादेव जो शब्द उत्कीर्ण होने लगा। इन पर शाह आलम द्वितीय का राज्य वर्ष 22 अंकित होने के कारण इन्हें 22 सिक्के भी कहा जाता है। तो 22 सिक्के कहाँ के हैं? सोजत के। लिल लुलिया सिक्के, लल्लू शाही सिक्के कहाँ पर है? सोजत के टकसाल से बने हुए हैं। अकबर के सिक्के, माफ करना, अलवर के सिक्के, अलवर के सिक्के, अखे शाही, रावशाही, तांबे के रावशाही टका, अंग्रेजी पाव आना सिक्का। महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में अंग्रेजी सरकार से हुए समझौते के तहत अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रचलित चांदी के गोलाकार सिक्के कुछ परिवर्तन के साथ बीकानेर टकसाल में भी ढाले गए। इन्हें गंगाशाही सिक्के कहते हैं। तो गंगाशाही सिक्कों का संबंध किससे है? महाराजा गंगा सिंह जी से, यानी बीकानेर से। इन सिक्कों पर एक और महारानी विक्टोरिया का चेहरा था। उसके चारों ओर अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस तथा दूसरी ओर देवनागरी व उर्दू में महाराजा गंगा सिंह बहादुर अंकित थे। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, भिंडरिया, नाथद्वारिया आदि नामों से जाने जाते थे। तो ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, भिंडरिया, नाथद्वारिया, ये
कौन सी धातु के सिक्के थे? तांबे के। चांदी के सिक्कों को द्रम व रूपक, तांबे के सिक्कों को कर्षापण कहते थे। प्रारंभिक सिक्कों पर सूर्य, चंद्र, पशु पक्षी, धनुष, मनुष्य या वृक्ष आदि का चिन्ह अंकित रहता था। ये चौकोर होते थे। इस प्रकार का तांबे का एक सिक्का ढींगला है। सन 1838 में कुचामन के ठाकुर ने महाराजा मानसिंह जी से आज्ञा प्राप्त कर अपने यहाँ चांदी का कुचामणिया सिक्का बनाया, जिस पर शाह आलम द्वितीय के 31वां वर्ष लिखा होने से इक्तीसंदा कहलाया। इक्तीसंदा सिक्का कहाँ का था? कुचामन का, जिसको कुचामणिया सिक्का के नाम से भी जाना जाता था। इसको बोपू शाही या बोरसी रुपया भी कहते थे। क्या कहते हैं इसको? इसको बोपू शाही और बोरसी रुपया भी कहते थे। साहित्यिक स्रोत। इतिहास को जानने में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। जयानक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नयनचंद सूरी कृत हमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभ और विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींची की वचनिका, पद्मनाभ कृत कान्हड़देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खिड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि उल्लेखनीय है। कर्नल जेम्स टोड कृत एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, कविराजा श्यामल दास कृत वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ रेणु का मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। अब कुछ प्रश्नों पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। तो इसमें अभिलेख पूछा गया है, किसकी पुष्टि करने वाला हो? भागवत संप्रदाय की। तो अभिलेख का नाम है घोसुंडी अभिलेख। इसका आंसर होगा ए, घोसुंडी अभिलेख। घोसुंडी अभिलेख को यहाँ थोड़ा विस्तार से बताया गया है। घोसुंडी शिलालेख जो कि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है, यह लेख घोसुंडी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। घोसुंडी का शिलालेख सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया। यह राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है। इस लेख का महत्व द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रसार, सकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन आदि से है। तो घोसुंडी शिलालेख में भागवत संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। तो आंसर सही होगा इसका ए, घोसुंडी अभिलेख। घोसुंडी अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो अभी हमने देखा भाषा इसकी कौन सी है? संस्कृत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संस्कृत। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता जो थे वो हैं कवि अत्रि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ड, अत्रि कवि। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना जो है वो की कवि अत्रि ने और उनके पुत्र महेश ने। तो आंसर सही होगा कवि अत्रि और महेश, यानी ऑप्शन से सही होगा इसका। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1660 ईस्वी, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। जबकि वास्तव में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कब की है? 1460 ईस्वी की। बाकी अन्य जैसे रायसिंह की बीकानेर प्रशस्ति ये 1594 ईस्वी की है। सह जो ऑप्शन है उसमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो 1460 ईस्वी है, सही है। द रणकपुर प्रशस्ति जो 1439 ईस्वी की है, ये भी सही है। लेकिन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1660 ईस्वी सुमेलित नहीं है। तो आंसर सही क्या होगा इसमें? ब। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? इसका सही आंसर होगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कब की है? 1460 ईस्वी है और इसमें महाराणा कुंभा के बारे में वर्णन मिलता है। तो सही आंसर होगा ब। निम्न कथनों में से कौन सा कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है? इसमें दिया हुआ है ए कथन है, कथन ए है यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। ब में है रतन प्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, बिल्कुल सही है। संस्कृत भाषा भी सही है, इसका सन 1273 ईस्वी ये भी सही है।
स में कथन में दे रखा इसके शिल्पी दैलहण है, यह भी बिल्कुल सही बात है। और द में दे रखा अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आंसर इसमें कथन ए, ब और स तीनों सही है, तो ऑप्शन ख जिसमें ए, ब, से दे रखा है वो सही ऑप्शन होगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता है। तो अभी हमने देखा ही था कि इसके रचयिता रणछोड़ भट्ट हैं, तो ऑप्शन स इसका सही होगा, रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? तो ऑप्शन ब सही होगा, राज प्रशस्ति। क्या सही होगा? राज प्रशस्ति। यहाँ एक अभिलेख का शिलालेख का उल्लेख है जिसका नाम है घटियाला। ये कब का है? 861 ईस्वी का है, विक्रम संवत है 918। यह जोधपुर के पास घटियाला में एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसमें प्रतिहार नरेश का कुक का वर्णन है, उसकी वंशावली का उल्लेख है। यह संस्कृत और प्राकृत दोनों में है। इसमें मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख है। इसके रचयिता मग और उत्कीर्णकर्ता स्वर्णकार कृष्णेश्वर है। तो राजा कौन सा हो गया? ककुक। संस्कृत और प्राकृतिक इसकी भाषाएं हैं। समय हो गया इसका 861 ईस्वी, यानी विक्रम संवत को अगर देखें तो 918 ईस्वी का है। कहां पर? जोधपुर के घटियाला में। अगला हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन स, बिजोलिया शिलालेख। क्या होगा सही? बिजोलिया शिलालेख, स ऑप्शन सही है इसमें। वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? तो विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था, इसका उल्लेख जो है बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। तो इसका आंसर सही होगा ब, ऑप्शन ब, बिजोलिया शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 12 में आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? तो आबू के अभिलेख का लेखक जो है वो शुभचंद्र है। तो ऑप्शन ए सही होगा, शुभचंद्र। अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्न में से कौन है? तो यहाँ अपराजित के शिलालेख के बारे में को थोड़ा सा वर्णन दिया है। 861 ईस्वी का है, दामोदर इसके रचयिता है। यह अपराजित का शिलालेख है। किसके बारे में है? तो मेवाड़ के गुहिल शासक अपराजित की उपलब्धियों का इसमें वर्णन है। यह लेख मेवाड़ के नागदा गांव के निकटवर्ती कुंडेश्वर के मंदिर में मिला है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। रायसिंह प्रशस्ति का संबंध निम्न में से किससे है? रायसिंह प्रशस्ति का संबंध है बीकानेर के शासकों से। तो ऑप्शन ब इसमें सही होगा, बीकानेर के शासकों से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है? तो ऑप्शन ए, मंडोर शिलालेख। सही आंसर क्या होगा? मंडोर शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 22। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? तो गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज ग्वालियर अभिलेख में कहा गया है। तो इसका सही आंसर होगा स, ग्वालियर अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 23। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है ब, चिकली का ताम्रपत्र, जो 1483 ईस्वी का है, चिकली ताम्रपत्र। राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जोहर के प्रमाण मिलते हैं? रानी कर्मावती द्वारा जोहर के प्रमाण किस ताम्रपत्र से प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन स, पुर का ताम्रपत्र। पुर ताम्रपत्र में इसके प्रमाण मिलते हैं। तो ऑप्शन स सही होगा, पुर ताम्रपत्र। क्वेश्चन नंबर 25 है। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत। गुरु का नाम क्या है? विश्वरूप। इनका उल्लेख कौन से लेख में मिलता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 ईस्वी। क्या सही होगा? ए, हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 ईस्वी। यहाँ एक भुजकला अभिलेख का उल्लेख है जो 815 ईस्वी में पार्वती मंदिर भुजकला बिलाड़ा जोधपुर में मिला है। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल का है। इसका सूत्रधार देइया था। कौन था सूत्रधार? देइया। क्वेश्चन नंबर 26 है। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख यानी विक्रम संवत 1490 का है, प्राप्त होता है किस गांव में प्राप्त होता है? तो ऑप्शन स है, पदराड़ा गांव से। ऑप्शन स सही क्या होगा? माफ करना, ऑप्शन द, पदराड़ा से। क्वेश्चन नंबर 26। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख, समय क्या है? 1490 विक्रम संवत, और कहां प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन द में है, पदराड़ा से। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन द, पदराड़ा। क्वेश्चन नंबर 27।
अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। आरोही क्रम में इनको बताना है। अभिलेख कौन कौन से हैं? तो पहले दे रखा है बिजोलिया, दूसरा है नेमिना, तीसरा है घोसुंडी और चौथा है बुचकला। इनका सही आंसर है ऑप्शन ख। ऑप्शन ख में क्या दे रखा है? स, द, ए, ब, यानी सबसे पहले है घोसुंडी अभिलेख, फिर आता है बुचकला अभिलेख, फिर आता है बिजोलिया अभिलेख और फिर आता है नेमिनाथ अभिलेख। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ? सिक्के कौन से हैं? पंचमार्क क्षेत्र पूछा गया है, इसके साक्ष्य कहां सबसे पहले प्राप्त हुए? तो सही आंसर है राजस्थान, यानी ऑप्शन ब राजस्थान सही है। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं। राजस्थान में जो प्राचीनतम सिक्के प्राप्त हुए वो क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के। ऑप्शन ए सही होगा, आहत सिक्के। क्वेश्चन नंबर 30, डोंडिया क्या है? डोंडिया क्या है? तो इसमें आंसर द सही होगा, जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का। जैसलमेर राज्य के जो प्राचीन सिक्के उनको किस नाम से जाना जाता है? डोंडिया के नाम से जाना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन ऑप्शन द सही। क्वेश्चन नंबर 31, झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? तो झाड़शाही सिक्का जयपुर में प्रचलित था। इस तरह से ऑप्शन नंबर द सही होगा, जयपुर। गधिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न, गधिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? तो गधिया सिक्के उदयपुर से संबंधित थे, तो सही ऑप्शन होगा ब, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है? तो इस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए में रामशाही, ऑप्शन बी में रावशाही, ऑप्शन सी में डोडिया। ये तीनों ही नहीं है। सही आंसर होगा इसका द, ये सभी मेवाड़ राज्य के सिक्के नहीं है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है ये बताना है, यानी 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन ए में है झाड़शाही, जयपुर राज्य में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में विनशोपक, चाहमान वंश का, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ड टब्बूशाही, मेवाड़, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी जो है वो है विजयशाही, बीकानेर राज्य। दोस्तों ये गलत है। इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विजयशाही, बीकानेर राज्य, जबकि विजयशाही कहां के हैं? जोधपुर के सिक्के हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में लिल्लुलिया एवं लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहां होता था? ऑप्शन सी इसका सही आंसर, सोजत में। क्वेश्चन नंबर 36 में है रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? तो रावशाही सिक्कों का संबंध अलवर राज्य से है, तो सही आंसर होगा इसका सी, अलवर। क्वेश्चन नंबर 37, राजपुताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? तो ये किस रियासत के सिक्के थे? तो इसका आंसर होगा स, बीकानेर। इनको गंगशाही सिक्के भी, गंगाशाही सिक्के के नाम से भी इनको जाना जाता था। महाराजा गंगा सिंह के समय ये सिक्के चले थे। क्वेश्चन नंबर 38 में है ढींगला, भिंडरिया और नाथ द्वारिया क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ए, मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। मेवाड़ में जो तांबे के सिक्के प्रचलित थे उनको ढींगला, भिंडरिया और नाथ द्वारिया के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 39, 31 अंदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? तो एक कुचामन के टकसाल में, जिसको कुचामणी रुपया के नाम से भी जाना जाता था। और आज का अंतिम प्रश्न है 40वां प्रश्न, अकबर की चित्तौड़गढ़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए जिन्हें कहा जाता था, जिनको क्या कहते थे? ऑप्शन बी, सिक्का एलची। क्या कहा जाता था जिनको? सिक्का एलची। इनका सही आंसर है सिक्का एलची। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आएगा, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आए। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। तो इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए। खमा घड़ी।